नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना भवन को लेकर लड़ाई जो है तेज़ हो गई है। दरअसल इस वक्त कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में खुद एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। कोर्ट ने जिस तरीके से 2021 के उस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे को फटकार लगाई है और साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार में जब वो शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने जिस तरीके से 4-5 एकड़ ज़मीन को औने पौने दामों में उन तमाम 16 बिल्डरों को जो दिया था, उस मामले पर अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। और दरअसल इस समय कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी एकता को दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा मार्च भी निकाला था और उसके बाद लगातार विपक्षी दलों की बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इन्हीं खास मुद्दों पर आज सहयोगियों से बात करेंगे न्यूज़ रूम में बैठे हुए और जानेंगे कि दरअसल इन तमाम मामलों का कितना ज़्यादा महाराष्ट्र की सियासत पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही क्या एकनाथ शिंदे की सरकार इस वक्त सुरक्षित है या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अब कोर्ट ने उनसे जुड़े इस पूरे मामले को गंभीरता से परखने की बात कही है और साथ ही उस मामले में जिस तरीके के गंभीर आरोप अब तक केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उससे यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के लिए फिलहाल आसानी वाला मामला नहीं होने वाला है। मेरे साथ यहाँ पर दीपक बने हुए, उनसे समझते हैं कि दरअसल कोर्ट ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को उस ज़मीन आवंटन वाले मामले में जो कि आज आदेश आया है कोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि 2021 में जब वो उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री थे उस समय उन्होंने औने पौने दामों में कई बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़मीन दे दिया और उस मामले में अब वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या माना जाए, क्या बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला आना, इस तरीके का आदेश आना कोर्ट की तरफ से कितनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है एकनाथ शिंदे? देखिए, पहले तो उद्धव पर आरोप लगाने का मतलब ये साफ नजर आ रहा है। उस वक्त शिंदे भी तो उसी कैबिनेट में थे, जब फैसले लिए जा रहे थे तो एकनाथ शिंदे कहाँ थे? क्या वो आंखें मूंदे हुए थे? क्या उस बैठकों में शामिल नहीं होते थे या फिर उद्धव के सारे फैसले हुआ करते थे? पहले शिंदे गुट ये कहता है कि उद्धव कोई फैसला नहीं लेते थे, उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि औने पौने दामों में ज़मीनें बेची गई। तो ये बात कुछ क्लियर नहीं होती नजर आई। शिंदे गुट आरोप भी लगा रहा है कि उद्धव काम कर भी रहे थे और ये आरोप भी लगा रहा है कि उद्धव ने गलत काम भी किए थे। तो आप भी तो उसी कैबिनेट का हिस्सा थे, उस आरोप के कहीं ना कहीं शिकार आप भी तो हुए। तो आप भी अपनी गलती को स्वीकार करिए कि आपने भी एक भ्रष्टाचारी नेता का साथ दिया था, उसके मंत्रिमंडल का आप कहीं ना कहीं आगे हिस्सा बने थे। तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन शिंदे गुट जिस तरीके से फंसा हुआ है, उनको 3-4 मुद्दों में फंसाया जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी के मामले पर, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर कैबिनेट विस्तार को लेकर। उसके बाद अब यहाँ पर नागपुर में जो बड़ा एक भवन को लेकर सामने चर्चा आई और ऊपर से विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे विधानसभा में मौजूद रहेंगे। उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द करने की बात कही थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस पर हमने एक रिपोर्ट भी दी थी उस वक्त कि जब वो इस्तीफा नहीं दिए हैं तो जरूर इसके पीछे की कोई ना कोई वजह है, क्योंकि उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इस विधायक के इस्तीफे जो बात आती है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उस पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो उद्धव ठाकरे वहां बड़ी मजबूती से थे और उद्धव ठाकरे वहां पर तमाम ऐलान करते नजर आए और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा रोक लिया था और सब यही कह रहे थे कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो ये बात साफ हो जाएगी, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राजनीति से दूर हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, चालाकी दिखाई और अब सही समय देखकर, सही मौका देखकर, सही मुद्दे देखकर आज कह सकते हैं कि विधानसभा के दौरान एकनाथ शिंदे से कई सवालात भी कर सकते हैं। आज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शिवसेना भवन को लेकर लगातार दावेदारी एकनाथ शिंदे की तरफ से देखी जा रही थी, उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि जिस जगह शिवसेना भवन है उससे कुछ ही मीटर के फासले पर एक नए शिवसेना भवन को बनाया जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के कब्जे में शिवसेना भवन जा सकता है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से शिवसेना पार्टी को पूरी तरीके से जो है अब कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के हाथों में जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने तमाम बातें रखी जनता के बीच उस मार्च में, उससे यही लग रहा था कि एक वापसी ज़रूर होगी। लेकिन इस बड़े कह सकते हैं परिवर्तन से क्या समझ में आ रहा है, क्या शिवसेना पार्टी की धार जो है पूरी तरीके से ख़त्म करने पर उतालू हो गई है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट? देखिए, बीजेपी की रणनीति यही थी, वरना बीजेपी शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाती, जबकि विधायकों की संख्या, फडणवीस के पास सीएम का एक्सपीरियंस भी मौजूद है, 2019 के किए गए वादे
वादे हो गए या फिर 2019 की तमाम ऐलानबाजियों की बात कर ले तो सीएम तो पहले से ही फडणवीस तय थे। उद्धव ठाकरे को भी तो इसलिए मना करा था कि शिवसैनिक सीएम नहीं बनेगा क्योंकि फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन अचानक से पूरा माहौल को देखा कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना होगा तो ही शिवसेना खत्म होगी। तो यहाँ पर ये बीजेपी की रणनीति थी डिवाइड एंड रूल की, और रूल करते नजर आ रहे हैं, डिवाइड कर दिया गया है। अब शिंदे जिस तरीके से शिवसेना भवन की बात कर लें या फिर शिंदे के विधायकों की बात कर लें या फिर चुनाव चिन्ह की बात कर लें, कल को यहाँ पर कह सकते हैं धीरे धीरे और तमाम ऐसे छोटे मोटे मुद्दे भी रहेंगे जिन पर दावेदारी करते नजर आएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, ये तमाम जानकारी जो है दीपक के जरिए आपको मिली कि दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए ज़रूर सियासी मुश्किलें पैदा हो रही है, लेकिन और यहाँ पर जो है कशिश से जानेंगे कि दरअसल इन तमाम मामलों के बीच उद्धव ठाकरे की जो दावेदारी है बीएमसी चुनाव को लेकर के ख़ास तौर से कि वो इस बार और भी ज़्यादा सीटों के साथ वापसी करेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास लगभग 84 सीटें हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी है बीएमसी में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से मिलकर रणनीति बनाई है और इस बार कहीं ना कहीं अमित शाह भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, तो इन तमाम बातों के बावजूद भी क्या उद्धव ठाकरे का फिर से एक बार बीएमसी में उसी ताकत के साथ वापसी कर पाना कितना संभव है? देखिए, अभी तक की सिचुएशन देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के मन में भी डर है, शिंदे के मन में भी डर है, लेकिन जितना भी देखा जा रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं समर्थन उन्हें ही मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे एक बार वापसी कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि जब भी हम जनता से सवाल करते हैं कि उद्धव या शिंदे, तो लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पसंद किया गया था। और यहाँ पर संजय राउत ने भी बड़े बड़े बयान लगातार दिए। जब संजय राउत जेल से छूट कर आए थे तो आप देखिए आम जनता ने भी उनके लिए कितना ज़्यादा जश्न मनाते नजर आए थे। तो आप देखिए कि जनता का जो समर्थन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ है। तो बंदे यहाँ पर बीएमसी चुनावों में जीत हासिल करना उनके लिए मतलब कि पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक डर एकनाथ शिंदे की मजबूती और बीजेपी के साथ की वजह से उनमें बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि बीएमसी चुनाव क्या जीत पाएंगे, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव हार जाते हैं उद्धव ठाकरे तो आने वाला जो समय वो और ज़्यादा मुश्किलों भरा होगा। फिर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जिंदगी भर के लिए हार का सामना करना पड़ेगा और यही बात सामने आएगी। आप एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी। आप ये देखिए कि जो चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है, उसके बीच आप देखिए कि शिंदे ये कहते कि मेरे को पूरी शिवसेना भी चाहिए और मुझे चुनाव चिन्ह भी चाहिए, जबकि उद्धव ने कहा कि शिवसेना भले ही ना मिले लेकिन चुनाव चिन्ह चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी की विरासत है वो, इसलिए मुझे चाहिए। तो जनता उन बातों को समझ पा रही है और इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रही है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिन आरोपों को लगा कर एकनाथ शिंदे ने पार्टी को छोड़ा था, वो तमाम आरोप अभी भी एक तरीके से सिद्ध होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो लगभग नासिक के 7 पूर्व नगर पार्षदों ने पार्टी को छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे के सियासी नेतृत्व पर सवाल अब भी बने हुए हैं और फिर से वो वही गलती दोहरा रहे हैं जिन गलतियों की वजह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी को छोड़ा था? अबरार, ये बात भी पूरी तरीके से सही है, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय ये आरोप लगाए गए थे शिंदे की तरफ से और बाकी विधायकों की तरफ से कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती थी। और बात रही उन पूर्व पार्षदों की, तो देखिए वो पूर्व पार्षद है, अब वो आकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे से बातचीत नहीं करते, तो अगर वो भी यही रीज़न देते तो मुझे लगता है ये रीज़न एकदम बेतुका होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे तो एनसीपी के नेता ने 2 दिन पहले कहा था कि जैसी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसके बाद यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट में से ही कहीं ना कहीं बगावत होगी। तो ये बगावत जो चल रही है इधर से उधर ये नॉर्मल बात है। और जब चुनाव नजदीक आते तो देखने को मिलता है कि इधर नहीं तो उधर फायदा हमें मिल जाएगा। तो वही बात है, अब उद्धव ठाकरे को ये देखना पड़ेगा कि हमें खुद का फायदा तो कराना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो हमसे दूर जा चुके हैं, अगर उनकी वापसी करानी है तो हम उन्हें क्या कुछ फायदा दे सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल देखने वाली बात होगी। कशिश की बातों से बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव से पहले तमाम नेता जो है अपने सियासी फायदे को देखते हुए एकनाथ शिंदे का दामन थाम रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी की उसी वकार को आप कह सकते हैं, उसी जो है राजनीतिक औचित्य को बचाने के लिए ज़रूर इस बार मेहनत करेंगे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने विपक्षी एकजुटता को दिखाने के लिए एक बड़ी रैली भी निकाली थी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जनता के बीच कितना असर डाल पाएगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।